गरीब ससुराल वालों ने खाया अमीर खाना। हैप्पी बर्थडे अहाना। सिर्फ फोन पर कह देने से काम नहीं चलेगा बच्चों। डैडी ने प्लाजा होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम फैमिली के साथ आ जाना। मैंने डैडी से हमारी शादी के बारे में बात कर ली है। ठीक है अहाना, मैं आऊंगा। शाम को रवि अपने पूरे परिवार के साथ प्लाजा होटल पहुंचता है, जहां अमीर से अमीर लोग आए हुए थे। सभी ने सूट बूट पहने हुए थे। पार्टी एकदम शानदार थी। तभी राजू और गुड्डी ललचाई हुई आंखों से खाने के कॉर्नर को देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। गुड्डी देखो, इस पार्टी में तो अमीरों वाला खाना है। दाल मखनी, शाही पनीर, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और मशरूम वाला स्नैक्स भी है। राजू, गुड्डी यहीं खड़े रहो। रवि आगे बढ़कर अहाना के पिता शेखर के पास आता है। तभी शेखर पार्टी के बीच रवि और उसके परिवार वालों की बेइज्जती करता है। आओ आओ रवि, देखो आज मेरी बेटी का बर्थडे है। पता है एक खाने की थाली की कीमत कितनी है? पूरे 10,000। जब तुम गरीबों का महीने भर का राशन चलता है, उतने पैसे हम अमीर एक खाने की थाली पर खर्च कर देते हैं। अब बोलो, खिला सकोगे मेरी बेटी को इतना महंगा खाना? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। ये देखा, ये अहाना का बर्थडे का केक है, पूरे लाख रुपए का है। तुमने आज तक इतना महंगा केक देखा भी नहीं होगा। मैं खिलाता हूँ, लो खाओ। शेखर रवि के मुंह पर केक मलने लगता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग रवि और उसके गरीब परिवार को घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में सुखराम रोते हुए रवि से कहता है, रवि बेटा, इन बड़े लोगों के बीच हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। ठहरिए बाबूजी। कहाँ जा रही हो अहाना? पागल मत बनो, रुक जाओ। डैडी, जिस जगह मेरे होने वाले पति और मेरे ससुराल वालों की इज्जत ना हो, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जज्बाती मत बनो अहाना। इन गरीबों के बीच तुम्हें घिसी पिटी जिंदगी और दाल रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे मंजूर है डैडी। अगर मुझे रूखा सूखा खाकर भी रहना पड़ा या पानी से भी पेट भरना पड़ा तो भी मंजूर है, मगर मैं आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। चलो रवि। इसके बाद अहाना अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी को ठुकरा कर रवि से शादी करके ससुराल चली आती है। अहाना का ससुराल बहुत ही गरीब था। मिट्टी का कच्चा आंगन, 2 टूटे फूटे फूसनुमा कमरे ही उन गरीबों के रहने की जगह थी। अहाना की गरीब सास गोमती उसका गृह प्रवेश कराती है। अहाना बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को घर में गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। इसके बाद अहाना रवि के साथ कमरे में चली जाती है और गौरी अपनी सास गोमती से कहती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? रसोई में एक सब्जी भी नहीं है, बस एक आधे आलू पड़े हैं। बहू, आंगन की मिट्टी में थोड़े बहुत साग पनपा है, मैं उसे तोड़ लाती हूँ। हम वो खा लेंगे और आलू की सब्जी नई बहू को दे देंगे। हमें तो ये रूखा सूखा खाने की भी आदत है, मगर अहाना तो बड़े घर की बेटी है। अहाना अपनी सास गोमती की ये बातें सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, माँ जी, मैं आप सबसे अलग नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं एक बड़े घर की बेटी थी, मगर अब मेरी पहचान मेरा ससुराल है। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए जेठानी जी, साथ मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ ही देर में अहाना अपने गरीब ससुराल वालों के बीच इस तरीके से घुल मिल गई थी जैसे एक बड़े वक्त से उस घर परिवार से अहाना का रिश्ता रहा हो। खाना बनने के बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। सभी की थाली में थोड़ा साग और कुछ गिनी चुनी रोटियां आती हैं। तभी गुड्डी और राजू चिढ़कर कहते हैं, माँ, मुझे ये खाना नहीं खाना। मैं रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। चलो ना चाची के घर चलते हैं। चाची कितने अमीर घर से हैं, उनके घर पर तो रोज रोज अमीरों वाला खाना बनता होगा, है ना चाची? आप तो हमेशा घी में चुपड़ी रोटी पराठे खाती होंगी और कई तरह की स्वादिष्ट सब्जियां भी। गुड्डी की बातें सुनकर गौरी और राजेश के साथ अहाना के गरीब ससुराल वालों का कलेजा कचोटने लगता है। तभी गौरी बच्चों को झड़पते हुए कहती है, गुड्डी, राजू, चलो जल्दी से खा लो वरना रोटी ठंडी हो जाएगी। ऐसे जिद नहीं करते। जेठानी जी, बच्चे प्यार के भूखे होते, उन्हें डांटने से कुछ नहीं होता। मैं इन्हें खिलाती हूँ। चलो देखते हैं चाची के नाम का निवाला कौन खाता है। ये राजू ने खाया। अब गुड्डी की बारी। अहाना जैसे तैसे बहला फुसलाकर बच्चों को खाना खिला देती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। कभी पतली दाल रोटी तो कभी फीकी साग रोटी खाकर ही अहाना के ससुराल वाले गरीबी में गुजारा करते हैं। फिर धीरे धीरे बरसात का समय आ जाता है और बरसात के कारण सुखराम, राजेश और रवि के हाथ बन जाते हैं। ऐसे में घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। रसोई में राशन के डिब्बों को खाली देखकर गौरी फूट फूट कर रो पड़ती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप रो क्यों रही हैं? अहाना, घर की हालत बद से बदतर होती जा रही। ना कोई साग है ना सब्जी, आटा भी थोड़ा सा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। पता नहीं ये हमारे घर पर कैसी बुरी घड़ी आ गई है। आज तो नमक के साथ ही रोटी खानी पड़ेगी। इसके बाद गौरी थोड़े से आटे की रोटियां बनाकर परिवार के आगे परोसती है। क्या बात है गौरी,
पिताजी को छुछी रोटियां क्यों परोस रही हो? सब्जी नहीं है क्या? जी नहीं। अरे कोई बात नहीं, तो वैसे भी हम गरीबों के लिए नमक रोटी खाना कौन सी नई बात है, और भूख में रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता है। अपने गरीब ससुराल वालों को रूखा सूखा खाता देखकर अहाना की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो कहती है, इससे पहले कि चूल्हा जलने पर भी आफत छा जाए, मुझे अपने पैर घर से बाहर निकालने ही होंगे, ताकि। अगले दिन अहाना अपने रिज्यूम के साथ डेविड के ऑफिस जाती है। डेविड अहाना का सालों पुराना दोस्त था। हे अहाना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ डेविड, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। आर यू जोकिंग? मिलेनियर शेख सिंघानिया की बेटी मेरे यहाँ जॉब करेगी? अहाना रोते हुए डेविड को सारा वाकया बताती है। मैं अपने पिता की पहचान का सहारा नहीं लेना चाहती, जिससे मेरे गरीब ससुराल वालों की खुददारी को ठेस पहुंचे। डोंट वरी अहाना, तुम ये काम कर सकती हो। डेविड अहाना को काबिलियत के बलबूते उसे मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता है और अहाना कुछ एडवांस लेकर राशन घर ले आती है। जेठानी जी, ये राशन और कुछ सब्जियां हैं, चलिए खाना बनाते हैं, सभी भूखे हैं। फिर गौरी और अहाना दाल चावल बनाकर सभी की थाली में परोसते हैं और राजू रोते हुए एक बार फिर अमीरों वाला खाना खाने की जिद करता है। माँ, क्या हम सारी जिंदगी गरीबों वाला ही खाना खाएंगे? आज स्कूल में चमन पिज्जा लेकर आया था और मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था। मुझे भी पिज्जा खाना है। चाची, मुझे पिज्जा चाहिए। राजू, चाची को थोड़ा समय दो, बहुत जल्द हम सभी अमीरों वाला खाना खाएंगे। अहाना की उम्मीद से राजू की टूटी हुई आशा जुड़ जाती है। आखिर कई दिनों तक रूखा सूखा खाकर काटने के बाद अहाना को 1 महीना पूरा हो जाता है और उसे पैसे मिलते हैं। थैंक यू डेविड, तुम नहीं जानते इन पैसों से मैं अपने गरीब ससुराल वालों को अमीरों वाला खाना खिलाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी। इसके बाद अहाना घर आकर अपने ससुराल वालों को लेकर बड़े से रेस्टोरेंट में आती है। तभी वेटर आता है। योर ऑर्डर प्लीज मैम। माँ जी, बाबूजी, जेठ जी, जेठानी जी, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। अहाना के पूछने पर जैसे बच्चों के साथ बड़ों के मन में भी अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश उभर गई, जिससे उन्होंने पाई पाई बचाने के लिए अपने मन में ही मार दिया। किसी ने महंगी मिठाई मंगवाई तो कहीं सास ससुर ने शाही थाली, वहीं राजू और गुड्डी ने पिज्जा और बर्गर की फरमाइश की। कुछ देर बाद खाना उनकी मेज पर सजाया गया। लीजिए जेठानी जी, खाइए ना। अरे वाह चाची, ये पनीर पिज्जा कितना टेस्टी है, मजा आ गया। मुझे तो यह बर्गर सबसे स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो सबसे स्वादिष्ट यही शाही टुकड़ा लगा, खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। अरे राकेश के बापू, ये दाल मखनी कितनी दमदार बनी है। थैंक यू सो मच अहाना, आज तुम्हारे कारण पहली बार मेरे परिवार वालों ने अमीरों वाला खाना खाया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी है कीरतपुर गांव की, जहां आज भी औरतें खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं। गांव की पिछड़ेपन की वजह से किसी के भी घर में बाथरूम में नहाने की कोई सुविधा नहीं, इसलिए गांव की सभी औरतें गांव के पोखर में नहाती हैं। उसी गांव में सीता देवी अपने पति सुखदेव के साथ रहती है। सीता देवी के दोनों बेटे राजीव और आनंद पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी पूजा हो गई हो तो मुझे खाना दे दो, खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अजी बस आप 10 मिनट बैठो, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। इसके बाद सीता अपने पति को रोटियां बनाकर खाना देती है। तभी सुखदेव कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र की सारी पड़ोसनें पोते पोती की मालिक बनकर बैठी हैं। तुमने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बिलायत न भेजा होता तो आज हमारे भी घर में बहू आ चुकी होती। अजी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मेरे बेटों की उम्र ढल गई है। कल ही मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, वो बस 1-2 दिनों में गांव आ जाएंगे। 2 दिन बाद सीता के दोनों बेटे राजीव और आनंद अपनी 2 विदेशी पत्नी एनी और एलिना के साथ गांव आते हैं। पूरे गांव की औरतें और मर्द एमी और एलिना को घूर घूर कर देख रहे थे। विदेश से आई एमी और एलिना को छोटे कपड़े पहने देख सीता गुस्से से पिनकते हुए अपने बेटों से पूछती है, राजीव, आनंद, अरे कौन से पूछकर तुम ही विदेशी लड़कियन को अपने साथ ले आए हो? अरे भाग्यवान, काहे गरमात हो, एक बार अपने बेटों की बात तो सुन लो। अम्मा, ये दोनों हमारी बीवी और आपकी बहू हैं। नमस्ते सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ एमी। एंड माय नेम इज अलीना, हम अंदर आ जाएं? अरे ठहरो यहीं, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। इसके बाद सीता अपने दोनों विदेशी बहू की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाती है। नेहा अपनी भाभियों को उनका कमरा दिखा दे। इस तरह वह दिन तो ऐसे तैसे गुजर जाता है, मगर अगली सुबह होते ही दोनों बहुएं अपनी सास के पास आकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, वेयर इज द
बाथरूम हम दोनों को शार लेना है। अरे ये तुम्हारा विलायत नहीं, तो इस घर में तुम्हें अंग्रेजी गुसल खाना मिलेगा और ना ही बाथरूम। तो हम नहाएंगे कहाँ? वहीं जहाँ सभी औरतें नहाती हैं, नदी पर। इसके बाद नेहा अपनी दोनों भाभियों को नहाने के लिए नदी पर लेकर आती है और जहाँ गांव की औरतें झुंड के साथ नदी में नहा रही होती हैं। सभी औरतों को यूं खुले में नहाता देखकर विदेशी बहुएं हैरान होकर बोलती हैं, नेहा क्या तुम भी इनके साथ खुले में नहाती हो? इट्स नॉट सेफ फॉर फीमेल्स। जानती हूँ भाभी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सरकार इस गांव पर ध्यान देती ही नहीं। इसीलिए तो गांव की सड़कें अब तक कच्ची हैं और नहाने के लिए ये पोखर है। वैसे यहाँ मर्दों का आना मना है, चलिए नहाते हैं। इसके बाद दोनों विदेशी बहुएं नहाने के लिए नदी में उतर आती हैं, मगर दोनों बहुओं का पूरा ध्यान नदी के बाहर बटा हुआ था कि कोई उन्हें छिपकर देख तो नहीं रहा। घर आकर एमी और अलीना अपनी सास के आगे बाथरूम बनवाने की बात रखती हैं। सासू मॉम, आप प्लीज घर में ही एक बाथरूम बनवा दीजिए, ऐसे खुले में नहाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अरे तुम दोनों फिरंगी बहू की फरमाइश तो लाखों की है, लाखों की, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं जो बाथरूम बनवाने पर खर्च कर सकूं, समझी? अब ये नाटकबाजी छोड़कर चुपचाप से नदी पर नहाओ। इस तरह सीता अपनी विदेशी बहू के कहे पर घर में बाथरूम बनवाने की बात को मना कर देती है, मगर सीता के इस झड़प के पीछे बड़ी गरीबी छिपी हुई थी। कोई नतीजा ना निकलने पर दोनों विदेशी बहुओं को सभी औरतों के साथ अब हर रोज खुले में नदी में नहाना पड़ा। मगर सीता की दोनों विदेशी बहू की गांव में आने की बात लखन और रघु तक फैल गई और फिर अरे लखन भैया, तो को पतो है गो काजे अपने गांव में विदेशी तितलियां आई हैं? अरे गांव में नया माल आए और लाखन आंखें न सीखे, ऐसा कैसे हो सकता है? चल आज लुका छिपी का खेल खेलने चलते हैं। इसके बाद रघु और लखन नदी पर आकर पेड़ों के पीछे छिप जाते, जिसके बाद दोनों विदेशी बहुएं भी गांव की नदी में नहाने लगती। अरे अमली भौजाई, देखो आज नदी का पानी कितना ठंडा है, नहा कर कितना अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया विदेशी भौजाई, तुम दोनों कहाँ खोई हुई हो? कुछ भी नहीं, तो नहाओ। रूपा और राधा के कहने पर एलिना और एमी भी नहाने लगती हैं। वहीं पेड़ के पीछे छिपे रघु और लखन उन्हें देख रहे होते हैं। अरे दादा, ये विदेशी माल ने एकदम मक्खन मिश्री के जैसे मस्त बॉडी पाया है। अरे रघुआ, जरा इनकी तस्वीर तो निकाल। लखन के कहने पर रघु एलिना और एमी की नदी में नहाते हुए तस्वीरें खींचने लगता है, जिसके फ्लैश लाइट एमी की आंखों पर चमक उठती है। कौन है वहाँ? What happened, एमी? अलीना, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगा जैसे वहाँ हमें कोई देख रहा है। भाभी, आपका वहम हो गया, यहाँ कोई नहीं आता। अरे लखन भैया, अगर यहाँ खड़े रहे तो पकड़े जाएंगे, चलो चलते हैं। ये कहकर नेहा बात को टाल देती है, मगर किसी भी औरत को शक न होने के कारण रघु और लखन की बदमाशियों को शय मिल जाती है, जिसके बाद हर रोज रघु और लखन उन्हें छिप कर देखते हैं। अरे रघुआ, चल औरतों की नदी पर जाने का समय हो गया है। लखन भैया, आज मेरी तबीयत खराब है। अरे ससुर के नाती, नदी पर चल, वहाँ जाकर तबीयत हरी हो जाएगी। इसके बाद लखन रघु को लेकर नदी पर आता है। तभी उसकी हंसने बोलने की आवाज एलिना और एमी के कानों में पड़ती है, जिसके बाद विदेशी बहुएं और बाकी की औरतें भी सतर्क हो जाती हैं। कोई है यहाँ, कम ऑन लेडीज, वियर योर क्लोथ्स एंड लेट्स गो। सभी औरतें कपड़े पहनकर वहां से घर जाने लगती हैं, मगर एमिली लखन और रघु को भागते हुए देख लेती है और उन पर नजर रखने लगती है। और फिर सभी औरतें एलिना और एमी के साथ मिलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाती हैं। उस रोज जब रघु और लखन दबे पांव नदी पर आते हैं, तभी एलिना और एमी उन दोनों को डंडे से मारना शुरू कर देती हैं। मारो इन्हें, तुम दोनों लड़कियों को यूं छुप कर नहाते हुए देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो गर्ल्स, इन्हें लेकर मुखिया जी के पास चलते हैं। सभी औरतें एलिना और एमी के साथ उन्हें खींचकर मुखिया जी के पास ले जाती हैं, जहाँ पंचों की सभा चल रही होती है। अरे ओ विदेशी लुगाइयों, ये क्या हरकत है? और तुम सभी औरतों ने भी इनके साथ शर्म बेच दी है क्या? मर्दों को घसीट कर यहाँ क्यों लाई हो? मुखिया जी, क्या मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को नहाते हुए देखते हैं? किया हुआ, अब आपके पास कोई जवाब नहीं? मुखिया जी, एमी सच कह रही है, ये गांव की औरतों को नहाते हुए देखते हैं। ये सुनकर गांव के मुखिया गुस्से में लखन और रघु को बहुत सुनाते हैं। तुम दोनों निखट्टुओं के पास कोई और काम धाम नहीं जो औरतों को नहाते हुए देखते हो? अब जब जेल में सड़ोगे तो सारी खुमारी उतर जाएगी। इन्हें पुलिस के हवाले कर देने से औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मुखिया जी। आज ये लफंगे थे, कल फिर कोई और होगा। बेटर सॉल्यूशन बाथरूम बनवाना ही है।
अगर हर घर में भी थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करे तो बाथरूम बनाया जा सकता है। एमी की इस सोच पर पूरा गांव उसकी सराहना करता है, जिसके बाद हर घर बाथरूम बनवाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे देता है, जिससे गांव में एक बाथरूम बनवाया जाता है। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी भी औरतों को खुले में नहाने की नौबत फिर कभी नहीं आई, मगर इस बदलाव का कारण सीता की विदेशी बहुएं थीं।